हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आपको स्वागत आईएएस चैनल पर है। आज की जो हमारी क्लास है वो ताम्र पाषाण काल के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। इसके पहले आप पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस काल में मानव ने क्या विकास किया उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। इस काल में मानव तांबा धातु के साथ साथ पत्थरों का भी उपयोग कर रहा था, क्योंकि नव पाषाण काल के तुरंत बाद ही आपका ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। तो मानव पत्थरों के साथ अब तांबा धातु का भी उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस पीरियड को हम ताम्रपाषाण काल या इतिहासकारों ने इसको ताम्रपाषाण काल कहा है। इस काल में भी कुछ विकास हुआ है, जैसे आपने हर एक पीरियड में देखा है, हर एक एज में देखा है। जैसे पैलियोलिथिक एज में मानव किस तरीके से जीवन निर्वाह करता था, खाद्य संग्रह करता था, आर्किटेक्ट करता था। फिर आपने देखा कि आप मेसोलिथिक एज में आते हो तो वहाँ देखा कि अब वो पशुपालन प्रारंभ करता है और आपका खाद्य संग्रह वगैरह वैसे ही चलता है। फिर आप जब न्यूलिथिक एज में आते हैं तो देखते हो वहाँ अब वो कृषि भी प्रारंभ करता है, पशुपालन का और विकास करता है और अब वो खाद्य संग्रह की जगह खाद्य उत्पादक की तरफ बढ़ जाता है। तो अब हमें इस ताम्रपाषाण काल में देखना है कि अब मानव ने क्या विकास किया। तो यहाँ देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि अब यहाँ जो आपकी जो मानव थे वो घुमक्कड़ नहीं बचे थे अब, और एक आदम आप जो लिखा है आपका सभ्यता आदम नहीं थी और आपका घुमक्कड़ जीवन भी उनका समाप्त हो चुका था। और जो औजार उपकरण और हथियार वगैरह बन रहे थे वो तांबे और पत्थरों के अब स्टार्ट हो चुका था। औजारों में यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियाँ, छेनी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। वहीं कृषि के क्षेत्र में देखा जाए इस काल में क्या हुआ, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि कृषि का प्रारंभ हो चुका था न्यूलिथिक एज में। यहाँ क्या हुआ, यहाँ कृषि का विकास हुआ और उस विकास के क्रम में जो आपकी मुख्य फसलें होती हैं जैसे अनाज, आपका गेहूं, चावल, इसके अलावा मानव अब दलहन फसलों का भी उत्पादन करना यहाँ सीख गया था। जैसे दाल, उड़द, मूंग, इस प्रकार की फसलों का भी मानव उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है कृषि के विकास के क्षेत्र में कि मुख्य जो आपकी फसल हुआ करती थी, मुख्य जो फसल हुआ करती थी जैसे आपकी अनाज, आपका गेहूं, आपका क्या कहते हैं चावल, इनके अलावा अब मानव आपकी दलहन फसलें का भी उत्पादन, दलहन फसलों का क्या करने लगा था, उत्पादन करने। तो एक विकास यहाँ देखने को मिलता है कि कृषि में जो मुख्य खाद्यान्न फसलों के अलावा वो दलहन फसलों का भी उत्पादन यहाँ प्रारंभ कर देता है। वहीं पशुपालन को में देखते हैं कि पशुपालन में वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअर इत्यादि का जानवरों को वो पालता था यहाँ। और इनमें जो एक विशेष बात आप देखने को मिलेगी आपको यहाँ ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखा है नोट डाल के कि जानवरों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जैसे जो पालतू जानवर वो लोग पालते थे उनका उपयोग वो मांसाहारी के लिए यूज करते थे, और जो कुछ दुग्धधारी जानवर थे, भेड़, बकरी, गाय वगैरह, इनका दुग्ध और गव्य उत्पादों का वो उपभोग नहीं करते थे। उनका मानना था कई कबीलाओं का कि जो गाय के दुग्ध पर उसके बछड़े का अधिकार होता है, इस प्रकार वो उन जानवरों का इस्तेमाल सही प्रकार से नहीं कर पाए, और जो कुछ पालतू जानवर थे उनका वो मांसाहारी के रूप में उनका शिकार करते थे। और ऐसी भी मान्यता है कि इन सब जानवरों को वो जैसे आपका भेड़, बकरी वगैरह को आंगन में बांधा करते थे। तो यहाँ कहने का आशय था कि वो पशुपालन को पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं देखने मिलता है, क्योंकि वो उनके दुग्ध का उपयोग नहीं कर रहा है, उनके गव्य उत्पादों को उपभोग नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है समय के मानव को कि वो पूर्ण प्रयोग करने में सक्षम नहीं था पशुपालन का, और कई पालतू जानवरों को वो इसलिए पाल रहा था ताकि उसको वो मांसाहार के रूप में उसका यूज कर सके। वहीं हिरण का वो लोग शिकार करते थे और ऊंट का कृषि कार्यों में उसका उपयोग करते थे, और ऊंट के कई जगह यहाँ उसके साक्ष्य एविडेंस प्राप्त हुए हैं। वहीं जो इंपॉर्टेंट है पशुपालन वाले क्रम में कि घोड़ों से वो परिचित नहीं थे, घोड़े के कोई साक्ष्य हमें यहाँ प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट
बन जाता है। और आपको थोड़ा सा याद भी रखना है कि यहाँ घोड़े से परिचित नहीं थे, जबकि क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि ऊंट के साक्षात को ताम्र पाषाण काले मिले हैं, तो हाँ मिले हैं। वहीं ऑप्शन में आ जाए कि आपको घोड़ों से क्या ताम्र पाषाण के मानव घोड़े से परिचित थे, तो नहीं थे। ये थोड़ा सा चीज आपको यहाँ जानना जरूरी है। और वहीं जैसे अब उपकरणों की बात करें, क्या क्या वो लोग उपकरण बनाएंगे, तो जैसा देखा जाए कि तांबा भी है उनके पास, पत्थर का भी यूज कर रहे हैं। तो कुछ वस्त्र निर्माण प्रारंभ किया उन लोगों ने, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां जिसको टेराकोटा बोलते हैं उसका भी निर्माण हुआ। और कई मूर्तियां तांबे की भी बनने लगी क्योंकि तांबे धातु की खोज हो चुकी थी। और मृदभांड भी बना रहे थे, और आपके मृदभांड में लाल काले रंग के रंग भरे जा रहे थे। कई जगह देखा गया कि सफेद कलरों का भी उन्होंने यूज किया है। और उन सफेद कलरों में जो एक देखने वाली बात है कि वो रैखिक आकृतियां उसमें कुछ डिजाइन करते थे। और जो सब ये मृदभांड जो बना रहे थे वो चाक पर बना रहे थे या चाक की सहायता से बना रहे थे। तो ये आपने देखा कि वो लोग क्या क्या निर्माण करने लगे थे, वस्त्र भी कर रहे थे, आपके मूर्तियां बना रहे थे, खिलौने बना रहे थे, आपकी मिट्टी के ही बना रहे थे, आपके तांबे की भी मूर्तियां बना रहे थे। तो ये सब आपने देखा। वहीं तो तांबे की जो मूर्तियां, स्त्री परक मूर्तियां वहां ज्यादा देखने की मिली है। तो सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि जो वहां मातृ देवी की पूजा के ज्यादा मूर्तियां मिलने की वजह से कहा जा सकता है कि इस काल का मानव मूर्ति मातृ देवी की पूजा करता था, क्योंकि स्त्री परक मूर्तियां वहां ज्यादा प्राप्त हुई हैं, तांबे की बनी हुआ करती थी। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे। वहीं धार्मिक पंथ की बात करें तो वृषभ, जिसको सांड का, वो धार्मिक प्रतीक के रूप में उसका उपयोग करते थे। या ये जो धार्मिक पंथ की बात करें तो आपके वृषभ को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में वो लोग इसका धार्मिक के लिए वृषभ का यूज करते थे। वहीं एक विशेष वर्ग का विकास हुआ, जिसे हम कारीगर वर्ग कह सकते हैं, टेक्निकल माइंडेड, क्योंकि धातु का, तांबा धातु को निकालना, उसको परिष्करण करना, उसको पीटना और उसको औजारों का सेट में ढालना कहीं ना कहीं एक स्पेशल व्यक्तित्व या कुछ विशेष मानव भी उसको कर सकते थे। जैसे आप देखेंगे शिल्पीकार हुए, कारीगर वर्ग में आपका कुम्हार, बढ़ई वगैरह हुए, ये सब जो थे वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग का यहाँ उदय हुआ है, विकास हुआ है। और कृषक अपना काम कृषक का करता था। और कृषक में भी एक सामान्यतः कई किताबों में देखा गया है कि कृषक कार्य जनरली स्त्रियां करती थी और पुरुष सामान्यतः शिकार का काम किया करते थे। वहीं एक ग्रामीण सभ्यता भी है, क्योंकि कई जगह भारत आपको एक बस्ती के रूप में एक समूह में रहते हैं और झोपड़ियों में निर्मित है, उनके आवास वगैरह गोलाकार, आयताकार इस प्रकार वो निर्मित है और घिरी हुई बस्तियां थी, जिन्हें हमें ग्रामीण सभ्यता कह सकती हैं। इसके जबकि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है और एक सुनियोजित नगर व्यवस्था आपको देखने को मिलती है सिंधु सभ्यता में, तो उसको शहरी सभ्यता कहते हो। जबकि ये जो आपकी सभ्यता ताम्र पाषाण है, ये आपकी ग्रामीण सभ्यता है। जनरली ये पहाड़ों पर, नदी किनारों पर ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं लगभग पूरे भारत में। वहीं अच्छा जी, विशेष वर्ग में जो जैसे कारीगर वर्ग है, तो वो अपना पूरा काम औजारों को बनाने में, बढ़ई अपना लकड़ी के पहिए बनाने में, वही कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में पूरा समय लगाता है। तो कोई किसान अपना किसान का कार्य करता था, तो एक दूसरे के ये पूरक हो गए। किसान को औजारों की आवश्यकता है और कारीगरों को अनाज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये विनिमय प्रणाली भी एक देखने को मिलती है, प्रारंभ होती है आपकी ताम्र पाषाण काल में। वहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दफनाने की प्रथा। आपको बताया गया है कि मेसोलिथिक एज में कहीं ना कहीं एकल सामूहिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं, पर हाँ उसको संस्कृति नहीं कह सकते हैं। वहीं आपके न्यूलिथिक एज में हाँ प्रारंभ हो चुका था समाधान प्रक्रिया। यहाँ एक समाधान की जो प्रथा चली है वो इस प्रकार है कि महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की तरफ सबको रखते थे, वहीं दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ रखते थे, वहीं पश्चिम भारत में एक सुव्यवस्थित कब्रिस्तान देखने को मिलता है, वहीं पूर्वी भारत में एक अव्यवस्थित या संकुचित कब्रिस्तान देखने को मिलता है।
तो ये एक प्रकार की प्रथा जो थी वो अब एक विकास का रूप धारण कर चुकी थी। वहीं पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, हमें यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं पक्की ईंटों के संबंध। ये जो सब था ये एक ताम्र पाषाण काल में मानव क्या कर रहा था, उसका आदम जीवन अब समाप्त हो चुका था, स्थायित्व की तरफ बढ़ चुका था। कृषि में क्या विकास हुआ कि अब वो मुख्य फसलों के अलावा दलहनी फसलों भी उत्पादन करने लगा था। पशुपालन को भी देखने को मिलता है कि वो किस तरीके का पशुपालन वो कर रहे हैं। वहीं आप देखते हैं इसमें कि किस तरीके से उपकरण वगैरह इसमें बन रहे थे और आपके क्या मातृ देवी की पूजा क्यों कर रहे थे वो, क्योंकि वहां ज्यादातर मूर्तियां स्त्री परक तांबे की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि माता देवी की पूजा करते। वही धार्मिक प्रतीक के रूप में आपने वृषभ को देखा है, एक विशेष वर्ग के बारे में डिस्कस किया है, दफनाने की प्रथा में भी हमने डिस्कस किया है। तो ये सब जो आपने अभी देखा है ये पूरा ताम्र पाषाण के अंतर्गत, ये आप आज समझे हैं कि ताम्र पाषाण काल एक्चुअली में है क्या। बेसिकली ताम्र पाषाण काल 3 चरणों में पूरा होता है, एक हड़प्पा पूर्व, एक हड़प्पा समकालीन और एक हड़प्पा पश्चात। क्योंकि हमें एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यह हम हड़प्पा पश्चात के हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं आपके मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में, जैसे मालवा, आपका कायथा, नौबतटोली, एरण, बेसनगर इत्यादि जो स्थल है वो हमें मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम आपके जो अगली क्लास होगी उसमें हम कायथा को पढ़ेंगे, कायथा कहाँ है, उसमें क्या क्या मृतभांड मिले हैं और किसने उसको खोजा है और उसके बारे में जो भी है, जैसे नौबतटोली में एक सुनियोजित आपको नगर मिला है, बस्ती मिली है। तो इस प्रकार जो भी अब स्थल होंगे हम एमपी के परिदृश्य से उसको हम पढ़ेंगे। आज आपने ये जाना कि एक ताम्र पाषाण काल का मानव क्या कर रहा था, उसमें क्या विशेषताएं थी, क्या कृषि में उसने विकास किया, पशुपालन में क्या किया, औजार किसके बनाए लगे, उपकरण में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है आपको। वहीं माता देवी की पूजा कर रहा है, वही धार्मिक पंथ में वो कृष्ण के प्रतीक का यूज कर रहा है। ये सब आपने आज जाना कि ताम्र पाषाण काल एक्चुअली में था क्या। ये तो आपने जाना है, जो कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जनरली आना है वो यही आना है, क्या ताम्र पाषाण का मानव घोड़े से परिचित था। आपका आंसर होना चाहिए हाँ कि नहीं, और क्या वो यहाँ ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, ये प्रीलिम्स के दृष्टिकोण हो गया। और यहाँ क्या माता देवी की पूजा होती थी, ये सब आपको यहाँ देखना है प्रीलिम्स में। जैसे और पूछा जाएगा कायथा कहाँ है मध्य प्रदेश में, नौबतटोली कहाँ है, या एक सुनियोजित नगर व्यवस्था कहाँ है, कुछ जिले आपको दे दिए जाएंगे और उसमें आपको टिक करना है। ये हो गया प्रीलिम्स का दृष्टिकोण, क्योंकि जो तैयारी हो रही है आपकी एमपीपीएससी की वो प्री कम मेंस के हिसाब से हो रही है। हमें यहाँ 3 मार्कर भी देखना है, आपके लघु प्रश्न भी देखना है और अति दीर्घ प्रश्न भी यहाँ हमें डिस्कस करना है। कैसे आप 50 शब्दों में वही चीज लिख पा रहे हैं, कैसे 200 शब्दों में लिखोगे, कैसे 10 शब्दों में लिखोगे, इन्हीं शब्दों का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लिखने की कोशिश करोगे। ये सब जिस तरीके से क्लास चल रही है कि आपने देखा कि न्यूलिथिक एज में क्या था, उसमें क्या महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रीलिम्स भी देख रहे हैं और आप मेंस भी देख रहे हो। तो ये पूरा जो सीरीज चल रही है वो प्री कम मेंस की चल रही है। आगे की क्लासों में क्वेश्चंस लाऊंगा कि 3 मार्कर कैसे लिखते हैं आप इसको 50 शब्दों में कैसे लिखोगे जो मैंने पढ़ाया है इन शब्दों को, और ये सब आप अगली क्लासों में सीखोगे। कल की जो हमारी क्लास होगी वो हम ताम्र पाषाण के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि कायथा का मध्य प्रदेश में कहाँ है, उसमें क्या क्या विशेष है। और आज जो आपने पढ़ा है 1 मिनट देखते हुए क्लास को हम बंद करेंगे। देखा है कि ताम्र पाषाण काल में मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करने लगा था, उपकरण औजार बनाने लगा था। वहीं ये सभ्यता आदम नहीं थी और भूमक्कड़ जीवन समाप्त था। कृषि का विकास बता दिया है कि मुख्य फसलों के अलावा वो अब दलहन फसलों का उपयोग करने लगे थे, और पशुपालन भी बता दिया कि उसमें क्या क्या विशेष था। जैसे हिरण का शिकार कर रहे थे वो ऊंट के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े के नहीं मिले। उपकरणों में बता दिया वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन,